नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे मणिपुर वॉयलेंस के बारे में। मणिपुर वॉयलेंस एक ऐसा वॉयलेंस, ऐसी युद्ध जैसी स्थिति जो मणिपुर राज्य के अंदर पिछले 22 महीने से लगातार बरकरार है। रिसेंटली इसके अंदर एक मोड़ लिया है वॉयलेंस ने कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे मणिपुर वॉयलेंस है क्या, किस टाइप से ये शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसने कैसे युद्ध जैसी स्थिति में तब्दील हो गया है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले आपको मणिपुर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर वॉयलेंस वहाँ पे एक किस्म से ये जातीय हिंसा या जातीय युद्ध आप इसको बोल सकते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन मणिपुर की अगर हम देखें तो लगभग 37 लाख पॉपुलेशन वहाँ की है, जो कि मेजर कैटेगरी या मेजर कास्ट ग्रुप या मेजर जनजाति जो आप उसकी कह सकते हैं, कुछ भी बोले, तो उसके अंदर 3 जनजातियां मणिपुर के अंदर निवास करती है। उसके अंदर है मैतीज ग्रुप, मैती जनजाति, जिसके अंदर टोटल पॉपुलेशन का जो अराउंड 53% है। इसके अलावा नागा ग्रुप जो है, नागा जनजाति, जो टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 20% है, और कुकी जनजाति अराउंड 16% है। अगर इन तीनों जनजातियों के रिलीजन की बात करें, किस किस धर्म से ये संबंध रखती हैं, तो मैती जनजाति के अंदर हिंदूज की मेजोरिटी है, कुकी जनजाति और नागा जनजाति के अंदर ईसाई या क्रिश्चियन की मेजोरिटी आप कह सकते हैं। इससे आगे अगर हम इनके पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी स्ट्रक्चर मणिपुर का देखें तो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली को 60 सीट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उन 60 सीट में 40 जो सीट हैं, 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं इम्फाल वैली या प्लेन एरिया से रिलेटेड हैं, और 20 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो है हिल एरिया में। अब इसके अंदर हम देखें तो मैती जनजाति के जो लोग हैं वो इम्फाल वैली या जो प्लेन एरिया है उसके अंदर ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बसे हुए हैं। इसके अलावा कुकी जनजाति के जो लोग हैं वो ज़्यादा पहाड़ी एरिया या जो म्यांमार के आसपास का जो निकटतम एरिया है उसके पास ज़्यादा बसे हुए हैं। इस स्टेटमेंट को देखने के बाद में हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि मैती जनजाति वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से ही मेजोरिटी में है, और जिस एरिया में वो रहती है या जिस एरिया में वो ज़्यादा बसे हुए हैं वो डेवलप्ड एरिया है, या वहाँ पे जो है उनके पास सत्ता की पावर भी उनके पास ज़्यादा है। अब बात करेंगे मणिपुर वॉयलेंस के बारे में, तो ये वॉयलेंस स्टार्ट हुआ था अराउंड मई 2023 को, मतलब 22 महीने पहले लगभग, और अभी तक ये सेम बरकरार है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये वॉयलेंस स्टार्ट क्यों हुआ था। तो ये वॉयलेंस दोस्तों स्टार्ट हुआ था रिजर्वेशन की डिमांड को लेकर। मैती जनजाति को जो लोग हैं उनको वहाँ पे ओबीसी में रखा गया है, ओबीसी ग्रुप में, अदर बैकवर्ड क्लास में, क्योंकि वो क्या है कि जनजाति थोड़े से डेवलप्ड एरिया में भी रहती है, वो मेजोरिटी में भी हैं। इसके अलावा कुकी जनजाति जो है उनको रखा गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर, एसटी ग्रुप के अंदर उनको रखा गया है। एसटी कैटेगरी में उनको किस लिए रखा गया है, क्योंकि एक तो क्या है कि वो माइनॉरिटी में है, दूसरा क्या है कि वो ऐसी जगहों पर रहते हैं कि वहाँ पे जो है उनके इनकम के सोर्स वगैरह भी कम हैं, पहाड़ी एरिया में लगभग वो लोग रहते हैं। म्यांमार के आसपास का जो एरिया है, बॉर्डर एरिया है, ये जो पहाड़ों में जो एरिया हैं उस एरिया में वो लोग ज़्यादा रहते हैं। तो हुआ क्या था मुद्दा कि मणिपुर की जो मैती जनजाति है उन्होंने भी बोला था कि उन्होंने डिमांड की थी रिजर्वेशन की, कि उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन उनको मिले जैसे कुकी जनजाति को मिलता है। हालांकि मणिपुर की जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, वो भी क्या है कि उनके फेवर में थी। मणिपुर हाई कोर्ट ने भी उनके फेवर में ही फैसला दिया था और सेंटर के गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन के लिए भेजा था। इसके बाद में क्या हुआ था कि मणिपुर की जो कुकी जनजाति है उसने क्या है इस चीज़ का विरोध किया था कि मैती जनजाति को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि कुकी जनजाति के पास पहले ही कम राइट्स हैं मैती जनजाति के कंपैरिजन में। अगर उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया तो उनके राइट्स का वॉयलेशन हो सकता है कि वो लोग जिस एरिया में रहते हैं, मैती जनजाति के लोग पहले ही डेवलप्ड हैं, वो और ज़्यादा उनको अधिकार मिल जाएंगे, वो उनके एरिया में जाके बस जाएंगे, उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, यानी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का वॉयलेशन होगा कुकीज़ ट्राइब्स का। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था, और शुरुआत में ये विरोध काफ़ी शांतिपूर्ण रहा था। हालांकि बाद में इसके अंदर काफ़ी मुद्दे ऐसे हुए, जैसे कि एक बार क्या हुआ कि मैती जो जनजाति के लोगों ने कुकी जनजाति की किसी 2-3 महिलाओं को जो है निर्वस्त्र रोड के ऊपर
दौड़ा दौड़ा करके पीटा था। तो उसके बाद में इसने ऐसा तूल पकड़ा कि ये मामला बढ़ता ही चला गया। आपस में एक दूसरी जनजाति के लोगों ने एक दूसरे के घरों पे आग लगाना शुरू कर दिया, एक दूसरी जनजाति के लोगों को मारना शुरू कर दिया, किडनैप करना शुरू कर दिया, सरेआम उनकी हत्याएं होने लगी। इसके बाद में सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेस को जो है वहाँ पे तैनात किया गया, सीआरपीएफ, असम राइफल और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको वहाँ पे तैनात किया गया कि सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जाए। हालांकि बात तब तक इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वहाँ पे की जो आर्मर्ड फोर्सेस के अंदर जो वहाँ के लोकल जो लोग काम करते हैं, जैसे असम राइफल के अंदर या मणिपुर पुलिस के अंदर, वो लोग भी आपस में जो है उनके ग्रुप बन गए थे और वो भी एक दूसरे जाति जनजाति के लोगों को जो है, इवन वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए उन एक दूसरे लोगों को मारने लगे, उनके ऊपर हमले होने लगे थे। तो ऐसा करते करते सिचुएशन अभी ऐसी आ गई वहाँ पे धीरे, पहले सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट हुआ, फिर वहाँ पे कर्फ्यू इम्प्लीमेंट हुआ, फिर वहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों का आवागमन ही बंद हो चुका बिल्कुल। वहाँ पे जो है मार्केट वगैरह शटडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन जैसे हालात हो गए थे। अगर हम रिजल्ट की बात करें किस टाइप के रिजल्ट रहे उस वॉयलेंस के द्वारा, तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉपुलेशन का, क्योंकि जहाँ पे मैती जनजाति के लोग ज़्यादा रहते थे वहाँ थोड़े बहुत अगर कुकीज जनजाति के लोगों के भी थे, उनको ये खतरा था कि ये लोग हमारे को मार देंगे, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पे अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। इसी प्रकार दूसरे एरिया से इनके एरिया में भी शिफ्ट हुआ, मतलब काफ़ी लोगों का वहाँ पे जो है अपने घरों से निष्कासन हुआ, कह सकते हैं आप। पहले शुरुआती जो अगर हम 3-4 महीने के आंकड़ों को देखें तो शुरुआती 3-4 महीनों में ही वहाँ 250 से 300 लोगों की मौतें हो चुकी थी इस वॉयलेंस के माध्यम से। अगला अगर हम देखें तो स्टेट को काफ़ी रेवेन्यू का लॉस हुआ, वहाँ पे काफ़ी जो रेवेन्यू जो डेवलप्ड प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता था उस रेवेन्यू को वहाँ पे वॉयलेंस को कंट्रोल करने में ही लगाया गया है। लेटेस्ट इसके अंदर अगर खबर की बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह हैं जो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बाद में क्या होगा, क्या वहाँ पे दूसरे किसी सीएम को अपॉइंट किया जाएगा या वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये बाद की बातें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से एक चीज़ साफ नज़र आती है कि वॉयलेंस किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, चाहे वो जाति को लेकर चाहे धर्म को लेकर, लेकिन उसमें नुकसान जो है सभी का होता है, पूरे स्टेट का नुकसान होता है, और जो कि एक सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज नहीं है।